हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 23 जुलाई 2020। तो आइए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ किन किन टॉपिकों से जुड़ाव है उन टॉपिकों को भी देखेंगे। तो आइए आज के टॉपिकों को देख लेते हैं। आज हम केरल के गोल्ड मामले को डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ा हुआ बेसिक क्वेश्चन प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जानेंगे। हाल ही में एक ऋण माफ़ी की योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की, जिसको ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना कहा जाता है, के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े बेसिक सब्जेक्ट यानी कि सत्य शोधक समाज के बारे में जानेंगे और सावित्री बाई फुले का योगदान भी जानेंगे, जो कि इनकी वाइफ थी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टीके का निर्माण किया जो कि कोविड-19 के लिए सहायक हो सकता है। इसका नाम CHA-TOX1 कहा जा सकता है। रेस पहल के बारे में डिस्कस करेंगे, किसने ये पहल स्टार्ट की और इसमें है क्या, ये भी जानेंगे। मैत्री कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, मनोदर्पण के बारे में जानेंगे क्या है। कुछ रिपोर्ट्स भी डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट हम शिक्षा के लिए डिस्कस करेंगे और दूसरी रिपोर्ट पूरे विश्व में विनिर्माण के क्षेत्र में जोखिम किस देश में कितना है, इसके लिए 2020 की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ खोला गया, यह जानेंगे। वेस्ट टू एनर्जी पहल किस राज्य की है, यह जानेंगे। उरण में हाल ही में नौसैनिक ने 2 मेगावाट क्षमता वाले पहले सौर ऊर्जा का प्लांट का अनावरण किया। उरण कहाँ है, इसके मैप को देखेंगे। मालाबार अभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे और यह पूरा वीडियो हिंदी में होगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रवर्तन निदेशालय से। यह चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में सोने की तस्करी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराया और उन्होंने तर्क दिया कि इस धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाना था। आइए इसकी स्थापना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना मई 1956 को हुई थी और फेरा 1947 एक्ट के तहत। इसके हेडक्वार्टर को देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पहला कार्यालय मुंबई में है, दूसरा चेन्नई में, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में भी है। 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन न्यायालय कर दिया गया। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। यह 2 विशेष राजकोषीय कानूनों, जिसमें फेमा 1999 का कानून और PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों को लागू करने का ये काम करती है यह संस्था। इसकी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। इसको शक्तियां फेमा के एक्ट से मिलती हैं, जो कि एक सिविल कानून है जो निदेशालय को कैसी शक्तियां देता है, ये अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रवर्तन निदेशालय को देता है। PMLA एक्ट 2005 से जो लागू हुआ, यह एक आपराधिक कानून है जो निदेशालय को अंतिम रूप से जांच पड़ताल करने, पूछताछ करने, जुर्माना लगाने का, आपराधिक मुकदमा चलाने का और उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। आइए इससे संबंधित कुछ कार्यों को भी देख लेते हैं। प्रवर्तन न्यायालय किन किन उल्लंघनों के मामले में कार्यवाही कर सकता है? यह फेरा के एक्टों के तहत अगर उल्लंघन होता है तो कार्यवाही कर सकता है। फेरा मतलब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 में संशोधित रूप, फिर 47 में और 73 में इसका संशोधित रूप सामने आया। उसके बाद 2002 के थ्रू जो बने PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके उल्लंघन होता है तो उसमें भी यह कार्यवाही कर सकती है। इसके बाद 2018 में आया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। विजय माल्या के केस में यही केस उनके ऊपर लगाया गया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वास्तव में यह 100 करोड़ रुपए के ऊपर के मामलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है। प्रवर्तन न्यायालय कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि FATF, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह, यूरेशियन समूह
आदि के साथ कॉरपोरेशन भी करता है। अदालतों का गठन कैसे होगा? सबसे पहले तो प्रवर्तन न्यायालय ने कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की। उसके बाद वह केंद्र सरकार को PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केंद्र सरकार से गुजारिश करता है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार चाहेगी कि इस केस के लिए हमें स्पेशल कोर्ट नामित करना चाहिए तो वह स्पेशल कोर्ट को नामित करती है और फिर वह केस चलने लगता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस केस के खिलाफ कहीं अपील करनी हो तो जिस सत्र न्यायालय में उसका केस चल रहा है उसी के क्षेत्राधिकार में आने वाले उच्च न्यायालय में ही उसकी अपील को दायर किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना। यह हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना के तहत कुल 83% किसानों के कर्जों को माफ़ कर दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य तो ऋण माफ़ी ही था, लेकिन 2 लाख रुपए तक के जिनके भी ऋण थे वो कम कर दिए गए। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऋण माफ़ कर दिए गए उनके हमेशा वाले। यह ऋण अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के मध्य जो भी ऋण लिया गया था उसको माफ़ कर दिया गया, तो सब ऋण माफ़ नहीं किया गया। ये आप महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर को देख सकते हैं। आइए अब इनसे संबंधित जुड़े इतिहास के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके जन्म की बात करें तो ये 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, जो कि एक महिला समाज सुधारक भी थी। इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी? आप ये क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इनको महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे विट्ठल राव कृष्णजी भांडेकर के द्वारा 1888 को दी गई थी। इनके योगदान के बारे में देखें तो इन्होंने अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था का उन्मूलन और महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया। साथ ही साथ उन्हें सशक्त करने का भी काम किया, क्योंकि उस दौर में महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा जाता था। हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार लाने की कोशिश करी। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को भी देख लेते हैं। इन्होंने तृतीय रत्न, गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज, आशुद्ध और सर्व पूजा विधि आदि कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आइए इनके योगदान को और इलेबरेट करके देख लेते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले था, के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करते हुए पुणे यानी कि महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोला। शिशु हत्या से बचाव के लिए एक अनाथालय खोला। इसी कारण इन्हें दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए अनाथाश्रम शुरू करने वाला पहला हिंदू माना जाता है। एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण कराया और सभी जातियों को साथ में भोजन करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा उन्होंने छुआछूत को कम करने के लिए किया। उन्होंने महार और गंग जैसी अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल आरंभ किए। उन्होंने गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव गृह बनाए। सत्यशोधक समाज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछा गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने दलित वर्गों को अधिकार दिलाने हेतु, जाति व्यवस्था का निंदा करने हेतु और एक तर्क संगत विचारधारा का प्रसार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले से संबंधित एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। इन्होंने जब महिलाओं की शिक्षा और अछूतों की वकालत करना शुरू किया तब इनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय पर 1881 से 1920 के आसपास एक राष्ट्रवादी विमर्श चल रहा था कि राष्ट्रवादियों ने यह कहा कि राष्ट्रीयता की क्षति को रोकने के लिए हमें लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए स्कूलों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, और उनमें तिलक जैसे नेता भी शामिल थे। इस कारण इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ये आप सावित्रीबाई फुले की तस्वीर को देख सकते हैं और ये ज्योतिबा फुले। आइए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया गया जिसका नाम CHA-DOX1 है या CHADOX1 भी कह सकते हैं। इसका निर्माण ऑक्सफोर्ड और एक स्वीडिश कंपनी है एस्ट्रोजेनेका
के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कोविड-19 को हम SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं। यह वैक्सीन किस श्रेणी से संबंधित है? यह वैक्सीन नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन श्रेणी से संबंधित है। यह वैक्सीन आनुवांशिक रूप से डिजाइन किए गए वायरस से निर्मित की गई है। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन यानी कि जो आपने जैसे वायरस की फोटो देखी होगी उसके किनारे किनारे ये थोड़ी से कील टाइप की संरचना निकली रहती है, इसको हम स्पाइक कहते हैं। इस स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक निर्देशों को स्थानांतरित किया। यह स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिकाओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ये स्पाइक प्रोटीन मानव की कोशिका में पहुंचते हैं तो ये अपनी प्रतिकृति को बनाने लगते हैं, यानी कि डुप्लीकेशन करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे व्यक्ति का क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। आइए इससे जुड़े इंस्टा कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति में कोविड-19 वायरस या किसी अन्य वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के पीछे जो कारण होता है वो वास्तव में स्पाइक प्रोटीन ही होता है, क्योंकि ये संरचनाएं ही स्पाइक प्रोटीन कहलाती हैं तथा ये कोशिका में विषाणुओं को प्रवेश कराती है और उसे कई गुना तेजी से बढ़ने में मदद देती है। ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हो। हाल ही में जो चिंपैंजी एडेनो वायरस था उसको मॉडिफाइड किया गया और उससे कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई गई। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम मॉडिफाइड करके बना सकते हैं, दूसरा जीन सीक्वेंसिंग के माध्यम से बना सकते हैं। अब ये जो वैक्सीन बनी है ये वैक्सीन व्यक्ति में इंजेक्ट कर दी जाती है, जिसके बाद जो उसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसके स्पाइक प्रोटीन से ये रक्षा करती है, जिससे कि वो अपनी प्रतिकृति नहीं बना पाती है और व्यक्ति में संक्रमण का प्रभाव रुक जाता है। और वायरस के टीके के निर्माण की पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है। वास्तव में टीके को लैब से ह्यूमन बॉडी तक पहुंचने के लिए 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि किसी भी वैक्सीन को बनने में सालों साल लग जाते हैं और यही कोरोना वायरस के केस में भी हो रहा है। तो आइए टीकों के कुछ प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि टीकों का निर्माण कैसे कैसे किया जाता है। वास्तव में एक निष्क्रिय या इनएक्टिवेटेड प्रक्रिया होती है। इसमें टीके के निर्माण में क्या किया जाता है कि जो नष्ट किए गए वायरस होते हैं उनके कणों को लेते हैं और शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कराने के लिए एक निश्चित खुराक उसको इसकी दे दी जाती है कि जैसे कोई पुराना वायरस है और वो निष्क्रिय हो चुका है तो उसी की खुराक दे देंगे ताकि शरीर में एंटीबॉडी बन जाए और एंटीबॉडी फिर इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करे कि अगर कोई वायरस आता है तो ये अपने आप सक्रिय हो जाती है और वायरस को रोकने के लिए काम करने लग जाती है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि कोरोना वैक और कोवैक्सीन ऐसी ही कुछ एग्जाम्पल हैं। हाल ही में जो अपन ने डिस्कस किया कि अभी ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो ट्रायल किए गए वो इसी विधि के द्वारा किए गए, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें रोग के स्पाइक प्रोटीन को कोशिकाओं में संचारित करने के लिए किसी अन्य वायरस के आनुवांशिक रूप से संशोधित प्रकार का उपयोग किया जाता है। मतलब कि कोई दूसरा वायरस हो और उसका हम मॉडिफाइड रूप ले लेते हैं, उससे ये बनाई जाती है। कोविड-19 को बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग हुआ है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि AZD1222 प्रोटीन सब यूनिट। इससे कैसे टीके का निर्माण होता है? इसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वायरस के एक, जैसे कि ये वायरस है, इसके एक छोटे से भाग को ले लिया गया, ठीक है, तो उससे इसका निर्माण किया जाता है। एक भाग या फिर उसके स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करते हैं। आइए अब आरएनए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस वैक्सीन में संदेश वाहक mRNA अणुओं का उपयोग किया जाता है जो कोशिकाओं को एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करने के लिए निर्देश देते हैं। निर्देश यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये एक एज अ मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। कोविड-19 में इसी mRNA को स्पाइक प्रोटीन निर्मित करने को निर्देश देने के लिए कूटबद्ध किया गया। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मैसेंजर के रूप में आरएनए को इसमें लगाया गया है, ताकि अगर कोई वायरस बाहर से बॉडी में प्रवेश करता है तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी को मैसेज दे देगा कि कोई वायरस का प्रवेश हुआ है, जिससे वह अपने आप प्रतिरोधक क्षमता
का निर्माण करने लग जाएगी। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। mRNA, जिसे 1273 के नाम से इसे जानते हैं। DNA का भी उपयोग कैसे किया जाता है? इस टीके को बनाने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड DNA के अणुओं का उपयोग करते हैं। उसके बाद संशोधित DNA अणुओं को प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उसे पुनः एंटीजन के साथ ही मिला देते हैं। जैसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं INO4800। तो हाल ही में कोविड-19 के लिए इसका उपयोग किया गया, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन, और हमें यही याद रखना है और वैक्सीन का नाम याद रखना है। वैक्सीन के मॉडलिटीज़ के हिसाब से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सेल्यूलर बेस्ड वैक्सीन बनाई जाती हैं, दूसरी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाई जाती हैं और तीसरी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन बनाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रेस पहल से संबंधित है, यानी कि रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। जो ये रेस प्रोग्राम है, ये USAID और EESL और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके उद्देश्य क्या हैं, इसे हम देख लेते हैं। उससे पहले हम एक न्यूज़ और देख लेंगे कि इसे मैत्री कार्यक्रम के तहत ही स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्यों में यह है कि रेस पहल के माध्यम से पूरे देश में, मतलब कि पैन इंडिया प्रोग्राम इसको हम कह सकते हैं, पूरे देश में कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों के भीतर वायु गुणवत्ता को बनाए रखना है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस पहल का उपयोग किया गया है। ये आप इसके लोगों को देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है मैत्री कार्यक्रम। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसी कार्यक्रम के तहत रेस प्रोग्राम को अपनाया गया है। रेस प्रोग्राम EESL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, USAID जो कि एक US बेस्ड संस्था है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो कौन कौन है आप ये याद रखना, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और USAID, ठीक है, इसके द्वारा इसको लागू किया गया। इसके उद्देश्य क्या हैं? अब अगर इन शॉर्ट हम देखें कि जब कोई इमारतें बनाई जाती हैं तो इमारतों को उसके निर्माण के समय ही शीतलन पर विशेष ध्यान केंद्रित करवाना है कि अगर कोई इमारत बनी तो उसमें अच्छे खासे प्रॉपर वेंटिलेशन होने चाहिए। वेंटिलेशन जैसे कि आप ये देख सकते हो, इससे ये होगा कि हमें बाद में कूलिंग को बढ़ाने के लिए AC को यूज नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इससे लागत को भी कम किया जा सकता है और इमारतों को ऊर्जा दक्ष भी बनाया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल को शुरू किया गया। अब ये मनोदर्पण पहल क्या है, अपन इसको देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोविड आउटब्रेक एंड बियॉन्ड, मतलब कि कोविड वायरस के दौरान और उसके बाद भी बच्चों, माता पिता और टीचर, मतलब कि चाइल्ड, पेरेंट्स एंड टीचर। इस पहल का उद्देश्य भी यही है कि छात्रों और शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना है। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करेगी। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई, तो आप बता देंगे कि घरेलू सामाजिक उपभोग, जो कि शिक्षा से संबंधित है, यानी कि कोई शिक्षा में कितना इन्वेस्ट कर पा रहा है उसको ये रिपोर्ट दिखाती है। तो इसको किसने निकाला है? NSO के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इसके प्रमुख बिंदु यह रहे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में साक्षरता में कितना अंतर है, स्कूलों तक किसकी कितनी पहुंच है और शिक्षा पर घरेलू खर्च कितना किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि साक्षरता में अंतर, स्कूलों तक पहुंच और शिक्षा पर खर्च को इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर के बारे में बताया गया है कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं गांव में, वो 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, जबकि शहरों में ये कम है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। और जब माध्यमिक विद्यालय की बात आती है तो गाँव में यही स्कूल कम हो जाते हैं और
शहरों में इनका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर अखिल भारतीय साक्षरता दर के बारे में डिस्कस करें तो यह 77.5% है और शहरों में 87.7% है और गांवों में 73.7% के है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गांवों में या शहरों में से कहाँ कंप्यूटर ज़्यादा यूज होते हैं, शिक्षा पर खर्च कितना होता है आदि के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि आप इसको तो देख ही सकते हैं कि गांव में अभी उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं आई है इंटरनेट को लेकर, तो कंप्यूटर गांव में तो कम ही यूज होते होंगे और शिक्षा पर खर्च भी गांव में कम ही होता है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ का संबंध भी एक रिपोर्ट से ही है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI 2020 यानी कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, यह चर्चा में क्यों है? इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत को सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है और कितने देशों में? 3 आउट ऑफ 48। ये देख सकते हैं आप, थर्ड रैंकिंग दी गई है। अब इसको जारी कौन करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसको जारी करने वाली संस्था कुशमैन और बैकफील्ड, जो कि शिकागो USA आधारित एक वैश्विक वाणिज्यिक रियल एस्टेट सर्विस फर्म है। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। 2020 में चीन ने और USA ने तो अपनी शीर्ष की 2 स्थितियों को बरकरार रखा, मतलब चीन फर्स्ट नंबर पे है, USA दूसरे नंबर पे, और जबकि भारत एक स्थान की बढ़ोतरी के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गया। इस सूचकांक में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 48 देशों को शामिल किया गया है। अगर हम लागत के हिसाब से देखते हैं तो भारत चीन और वियतनाम के बाद तीसरे स्थान पर है। हालांकि जोखिम परिदृश्य में देखें तो 30वें स्थान पर हम आते हैं। जोखिम परिदृश्य मतलब कि भारत में बिजनेस को स्थापित करना कितना जोखिम भरा है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये रिपोर्ट ये बताती है और उस क्षेत्र में भारत को 30वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ कुछ अन्य छोटे छोटे मुद्दों के बारे में है, हम इसको देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर प्लाजा स्थापित किया गया। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आने वाले हैं BS मानक 6 के तहत, वो चलेंगे किस चीज़ से? वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जिंग पॉइंट भी स्थापित करने पड़ेंगे, तो उसी को लेकर भारत में दिल्ली में सबसे पहला प्लाजा स्थापित किया गया है। वेस्ट टू एनर्जी पहल हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इन्होंने अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने के लिए यह योजना लॉन्च की है। पश्चिमी नौवाहन कमान के लिए 2 मेगावाट क्षमता वाले पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया और यह कहाँ किया गया? उरण में। अब इसकी लोकेशन को अपन देख लेते हैं कि यह लोकेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये देखो आप मुंबई को देख सकते हैं, नासिक, पुणे, और ये यहीं पर उरण को आप देख सकते हैं। उरण इज़ अ कोस्टल टाउन एंड पार्ट ऑफ नवी मुंबई, और नवी मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पर है? कोंकण तट में है। आप ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये कोंकण तट कहलाता है महाराष्ट्र के नीचे वाला, और केरला वाला कौन सा कहलाता है? मालाबार कोस्ट कहलाता है। ठीक है, और तमिलनाडु कहलाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है मालाबार नौसैनिक अभ्यास से। इसकी शुरुआत को लेकर अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत 1992 से होती है और आगे चलकर 2015 में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया। अब हाल ही में यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। तो आज की न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे